हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी इस जेपी पाठशाला 2.0 के चैनल पर अभी तक केवल मैथ्स पढ़ रहे थे और अब से आपके सामने हमारे मित्र शिवम सर आपको अब पढ़ाएंगे साइंस। और वो भी आपका आज का बायोलॉजी पार्ट है। साइंस सारे पार्ट्स पढ़ाएंगे, लेकिन आज बायो के पार्ट्स आपके शुरू हैं। क्लास 10th की बायो पढ़ाएंगे। आइए सर। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और जेपी पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अच्छे से अपनी कक्षा 10 बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग पिछले कुछ दिनों से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैथ के क्लासेज को देख रहे हैं, अब हम लोग इसी कड़ी में साइंस की क्लासेज भी स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें जो कक्षा 10 का पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, तो उसका जो पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है मनुष्य का पाचन तंत्र, उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो देखिए ये मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र आप लोगों के सामने बना हुआ है। ठीक, तो इसमें जब भी हम लोग पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहली जानकारी हमें ये होनी चाहिए, इवन किसी भी शरीर के किसी भी तंत्र के बारे में, चाहे वो पाचन तंत्र हो, चाहे वो श्वसन तंत्र हो, चाहे परिसंचरण तंत्र हो या फिर उत्सर्जन तंत्र हो, इन चार तंत्रों के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहली जानकारी हमें इन तंत्रों के बारे में ये होनी चाहिए कि ये तंत्र जो है किन किन अंगों से मिलकर के बने हुए हैं। जैसे अगर पहले तंत्र की बात करें, जिसकी यहाँ पर फोटो लगी हुई है, तो आप लोग देख कर ही इसको समझ गए होंगे कि ये मनुष्य के पाचन तंत्र की फोटो लगी हुई है। अब सबसे पहली जो जानकारी आपको होनी चाहिए मनुष्य के पाचन तंत्र के लिए, वो ये होनी चाहिए कि ये पाचन तंत्र जो है वो किन किन अंगों से मिल करके बना हुआ है। ठीक, तो जैसे ही हम लोग अंगों के बारे में पढ़ लेते हैं कि पाचन तंत्र किन किन अंगों से मिल करके बना हुआ है, उसके बाद उन अंगों के कार्यों के बारे में हम लोग समझते हैं कि कौन सा अंग किस पाचन तंत्र में कौन सा कार्य किस तंत्र में कौन सा कार्य करता है। ठीक, तो आइए सबसे पहले मनुष्य के पाचन तंत्र के जो प्रमुख अंग हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, जैसा कि ये हाईलाइटेड है, आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ से एक नली निकली हुई है और ये नली जो है ये इधर से ऐसे घूमते हुए फिर कुंडली बनाते हुए और उसके बाद यहाँ से घूम करके और उसके बाद यहाँ पर आई हुई है। ठीक, तो इस पूरी नली को हम लोग कहते हैं मनुष्य की आहार नाल। ठीक, ये यहाँ से जा करके और यहाँ पर खत्म होती है। मतलब कि ये जो आहार नाल है हमारी, ये मुख से शुरू होती है और मुख से शुरू होकर के ये कहाँ पर अंत इसका होता है, तो इसका अंत होता है गुदा द्वार में। एक मिनट, ठीक, तो ये हमारी पूरी आहार नाल होती है, लगभग 9 मीटर ये लंबी होती है। ठीक, अलग अलग जंतुओं में अलग अलग इसकी लंबाई होती है। ठीक, तो मनुष्य की अगर बात करें तो मनुष्य में ये लगभग 9 मीटर लंबी होती है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग मनुष्य की आहार नाल के जो प्रमुख अंग हैं उनके बारे में समझते हैं। तो जो सबसे पहला प्रमुख अंग है मनुष्य के आहार नाल का, वो है आपका ये मुख गुहा। ठीक, इस पूरे को क्या कहा जाता है, मुख गुहा। एक मिनट, तो ये जो है ये हमारा जो पहला भाग है इसको कहा जाता है मुख गुहा। ठीक, तो जो सबसे पहला पार्ट है हमारे आहार नाल का, उसको क्या कहते हैं, मुख गुहा। ठीक, अब मुख गुहा के बाद ये जो है यहां से अगर आप देखें तो ये नली जो है ये मुड़ करके और नीचे की तरफ एकदम स्ट्रेट लाइन बनाती हुई गई हुई है। ठीक,
तो इस नली को हम लोग, ये जो लगभग 25 सेंटीमीटर की ये जो नली है, इसको कहा जाता है ग्रास नली। ग्रास नली, ठीक। उसके बाद ये जो ग्रास नली है, ये आगे जाकर के एक जे आकार के थैलेनुमा आकृति में परिवर्तित हो जाती है, और ये जो थैलेनुमा आकृति है, इसको हम लोग कहते हैं मनुष्य का आमाशय, ठीक। इसको क्या कहते हैं? आमाशय। तो ये हो गया आमाशय, ठीक। उसके बाद ये आमाशय जो है, ये आगे चल करके पतला हो जाता है, और पतला होकर के थोड़ा सा ऐसे घूम जाता है, ठीक। तो इस भाग को कहते हैं, हालांकि यहीं से शुरू हो जाती है हमारी छोटी आंत, ठीक। यहाँ से हमारी छोटी आंत जो है वो शुरू हो जाती है, लेकिन छोटी आंत का जो सबसे क्या कहते हैं, पहला सिरा होता है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रहणी, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं? ग्रहणी। तो ये है ग्रहणी, ठीक। और उसके बाद ये ग्रहणी, देखिए ये बड़ी आंत है, तो बड़ी आंत के पीछे से आकर के और फिर बहुत सारा कुंडलित हो जाती है, ठीक है। पूरे आहार नाल का अगर कोई सबसे बड़ा भाग है तो वो है हमारी छोटी आंत, ठीक। नाम इसका छोटा क्यों, छोटी आंत क्यों कहते हैं? है तो ये सबसे लंबी, लगभग ये 6-6.5 मीटर लंबी होती है मनुष्य में, ठीक। लेकिन इसका नाम छोटी आंत क्यों पड़ा हुआ है? छोटी आंत इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि इसका डायामीटर यानी कि व्यास छोटा होता है। क्योंकि यहाँ पर दो नलियां आपको दिख रही होंगी, एक नली तो ये दिख रही है जो काफी ज्यादा कुंडलित है, और एक ये मोटी वाली नली दिख रही होगी, ठीक। तो ये जो ज्यादा व्यास वाली नली है, इसको ज्यादा व्यास के कारण बड़ी आंत कहते हैं। लंबाई इसकी बहुत कम होती है, 1 से 1.5 मीटर होती है, और लेकिन जो छोटी आंत होती है उसका व्यास कम होता है, इस वजह से उसको छोटी आंत कहते हैं, ठीक। लेकिन लंबाई इसकी सबसे ज्यादा होती है, लगभग 6 से 6.5 मीटर के आसपास। तो ये हो गई हमारी छोटी आंत। तो इसको, ये जो पूरी कुंडलित हुई है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे छोटी आंत। ठीक। अब उसके बाद छोटी आंत का जो अंतिम सिरा है वो जाकर के खुलता है इसमें, बड़ी आंत में। तो ये जो पूरी बनी हुई है, ये कुछ आयताकार लगभग, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बड़ी आंत। अभी मैंने बता दिया कि क्योंकि इसका डायामीटर ज्यादा होता है, व्यास ज्यादा होता है, इस वजह से इसको बड़ी आंत कहते हैं। तो ये हो गया बड़ी, ठीक। अब ये बड़ी आंत जो है, ये ऐसे घूम करके और फिर उसके बाद आगे जा करके यहाँ पर गुदा द्वार में खुल जाती है। तो ये जो है आपका, ये है गुदा, सॉरी, गुदा, ठीक। तो इतनी चीजें जो है हमारे मनुष्य के आहार नाल में होती हैं। ये सारे पार्ट जो हैं ये मनुष्य के आहार नाल में हैं, और इन्हीं से क्रमबद्ध तरीके से हमारा जो भोजन हम लोग करते हैं, जो भी खाते हैं हम लोग, वो इन्हीं अंगों से क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ता हुआ और धीरे धीरे पचित होता हुआ अंत में पूरा पच करके और हमारे शरीर में अवशोषित हो जाता है, ठीक। तो अगर हम लोग एक क्रम देखें तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? सबसे पहले भोजन जाता है मुख गुहा में। मुख गुहा से कहाँ जाता है? मुख गुहा से जाता है ग्रास नली में। ग्रास नली से भोजन कहाँ जाता है? ग्रास नली से जाता है आमाशय में। आमाशय से भोजन कहाँ जाता है? तो आमाशय से भोजन जाता है ग्रहणी में। फिर एक मिनट, ठीक। और उसके बाद ग्रहणी में, ग्रहणी के बाद भोजन कहाँ जाता है? तो ग्रहणी के बाद भोजन जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाता है? तो छोटी आंत के बाद भोजन जाता है
बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद अंत में यहाँ पर क्या कहते हैं, मलाशय होता है। मलाशय में ही जो भोजन है हमारा वो इकट्ठा हो जाता है, और उसके बाद फिर जब समय आता है तो हम गुदा द्वार के माध्यम से, जो अंतिम भाग होता है आहार नाल का, उसको गुदा द्वार कहते हैं। यहीं से भोजन जो है हमारा ये अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो बचा हुआ होता है उसको हम लोग शरीर से बाहर कर देते हैं। ठीक, तो ये पूरे अंग हैं जो जो हमारे पाचन क्रिया में हमारी सहायता करते हैं। ठीक, अब एक एक करके हम लोग इनके बारे में समझेंगे। ठीक, तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात किसकी आती है, मुख गुहा। ठीक, बकल कैविटी। तो ये जो मुख गुहा होती है इसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं हमें ये जानकारी होनी चाहिए, और उनका काम क्या होता है ये भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहला जो अंग है, ध्यान से समझना, पाचन की क्रिया अगर आपसे कोई पूछे कि कहां से शुरू होती है, तो पाचन की क्रिया आपको बताना है कि मुख से ही शुरू हो जाती है। जैसे ही हम लोग मुख में निवाला डालते हैं यहीं से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। ठीक, तो पाचन की क्रिया में सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, पाचन क्रिया क्या है, पाचन क्रिया है बड़े अणुओं को, भोजन के बड़े अणुओं को छोटे छोटे कणों में परिवर्तित करना, ताकि उन छोटे कणों को हमारा शरीर अवशोषित कर सके। ठीक, तो जैसे रोटी खाते हैं तो रोटी में होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट। अब जटिल कार्बोहाइड्रेट जो है वो पाचन क्रिया के द्वारा धीरे 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 पचित होता हुआ, अभी देखेंगे हम लोग, पचित होता हुआ पचते पचते सरलतम कार्बोहाइड्रेट जिसको ग्लूकोज कहते हैं उसमें परिवर्तित हो जाता है। ठीक, और जब ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है तो उसको हमारा शरीर रक्त के माध्यम से एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक, लेकिन अगर यही ग्लूकोज में परिवर्तित ना हुआ रहे तो उसको हम लोग फिर उसको हमारा शरीर अवशोषित नहीं करेगा। ठीक, तो यही क्रिया है पाचन की। अब एक एक करके हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप वही करेंगे, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में परिवर्तित करना। तो जो सबसे पहला पाचन का अंग है वो है हमारे दांत। ठीक, तो जो हमारे दांत होते हैं 32 दांत, वो क्या करते हैं, तो सबसे पहला काम इनका होता है, जो बड़े बड़े अणु होते हैं भोजन के, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो वो जो है वो बड़े बड़े होते हैं कण, उनको छोटे छोटे कणों में परिवर्तित करना। और भौतिक रूप से, रासायनिक रूप से नहीं, भौतिक रूप से, क्योंकि भौतिक पाचन का मतलब होता है बड़े कणों को छोटे कणों में परिवर्तित करना, और रासायनिक पाचन का मतलब होता है एक प्रकार के अणु को दूसरे प्रकार के अणु में परिवर्तित करना, या यूं कहें कि जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करना। जैसे कार्बोहाइड्रेट परिवर्तित होकर के ग्लूकोज बन जाए, प्रोटीन परिवर्तित होकर के एमिनो अम्ल बन जाए। ठीक, तो वसा जो है परिवर्तित होकर के वसीय अम्ल बन जाए। तो ये जो है ये रासायनिक पाचन के अंतर्गत आता है। लेकिन दांत जो हमारा है वो भौतिक पाचन करता है। भौतिक पाचन का मतलब होता है कि वो बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है ताकि पाचन में आसानी हो। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि भोजन को बहुत चबा करके खाना चाहिए, ताकि आगे जाने के बाद जो हमारे आमाशय है या आंत है इन सब पर लोड कम हो जाए। ठीक, जब हम लोग चबा करके खाते हैं तो कण बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, जिससे आमाशय पर या छोटी आंत पर जो भार है पाचन का वो कम हो जाता है। तो सबसे पहला अंग कौन सा हमारा हो गया, अगर मुख गुहा की बात करें तो इसमें सबसे पहला अंग जो है जो हमारा पाचन में मदद कर रहा है वो क्या है, दांत। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहला जो अंग है हमारा जो भौतिक पाचन में मदद करता है वो है हमारा दांत। ठीक, अब बात करेंगे दूसरे अंग की। अच्छा, इसी समय हमारी जो जिह्वा है, जीभ, यहीं पर जीभ भी होती है। तो जीभ क्या करती है, जीभ भोजन को अलटने पलटने में मदद करती है। ठीक, और साथ ही जीभ है, एक तो दांत हो गया, दूसरा जीभ हो गया, और तीसरी होती है हमारे अगल बगल में और जीभ के नीचे की तरफ ये होती हैं लार ग्रंथियां। तो दूसरा जो है वो था जीभ, दूसरा अंग था जीभ, और तीसरा है लार ग्रंथियां। ठीक, लार ग्रंथियां। तो ये तीनों चीजें किसमें होती हैं, हमारी मुख गुहा में। तो दांत का बता दिया, जीभ का बता दिया भोजन को अलटने पलटने में, और तीसरा जो है ये लार ग्रंथियां। ये लार ग्रंथियां जो हैं ये
एक प्रकार का एंजाइम निकालती है। अब सोचोगे कि ये एंजाइम क्या है, तो एंजाइम जो है ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो भोजन का रासायनिक पाचन करते हैं। ठीक, मतलब जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करने में मदद करते हैं। ठीक, तो जो लार ग्रंथियां होती हैं इनसे लार निकलती है। ठीक, क्या निकलती है? लार। और इस लार में पाया जाता है एक एंजाइम जिसको कहते हैं लार एमाइलेज, या इसी को कह देते हैं टाइलिन। ठीक, तो क्या होता है? लार एमाइलेज यहां से निकलता है। तो यहां से कौन सा वो निकलता है? लार एमाइलेज। ठीक, लार एमाइलेज नाम का एक क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। अब इसका काम क्या होता है? ये जो लार एमाइलेज निकल रहा है इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है जो भोजन में हम लोगों ने स्टार्च खाया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट समझ सकते हैं, तो भोजन में जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया हुआ है स्टार्च के रूप में, उसको ये सरल अणु में परिवर्तित करता है, माल्टोज में परिवर्तित करता है। ठीक, तो इसका क्या काम हो गया लार एमाइलेज का? लार एमाइलेज का काम होता है भोजन में उपस्थित स्टार्च को सरल अणु में परिवर्तित करना, या अगर आप इतना भी लिख देंगे कि कार्बोहाइड्रेट को सरल अणु में परिवर्तित करना। ठीक, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लार एमाइलेज का काम क्या हो गया? लार एमाइलेज का काम हो गया कि भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करना, या जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करना। ठीक, तो ये मुख गुहा में हमारे 3 अंग मुख्य रूप से होते हैं और इनका कार्य हम लोगों ने समझ लिया। ठीक, तो अब बात करते हैं, मुख गुहा हमारी यहां से हो जाती है कंप्लीट। अब मुख गुहा से भोजन, यहाँ ये वाला भाग जो होता है इसको हम लोग ग्रसनी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो भाग है इसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रसनी। ये ग्रसनी। ठीक, ये हो गई हमारी ग्रसनी। तो ग्रसनी का क्या काम होता है? ग्रसनी जो है यहीं से हम लोग भोजन निगलते हैं। ठीक, पाचन में इसका कोई काम नहीं है, यहीं से हम लोग भोजन को क्या करते हैं? निगलते हैं। और निगलने के बाद जो ये लंबी सी पाइप आपको दिख रही है ये वाली, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं? ग्रास नली। और ग्रास नली में जो भोजन है उसका पाचन नहीं होता। ठीक है, ध्यान देना, पाचन की क्रिया ग्रास नली के अंदर नहीं होती है। तो फिर कहां होती है? तो ये आगे जाकर के आमाशय में होती है। ग्रास नली केवल एक माध्यम है जो भोजन को, यहाँ पर वक्ष गुहा होती है हमारी, ये पूरा क्या है? वक्ष गुहा। यहीं पर फेफड़ा उफड़ा पाया जाता है, हृदय पाया जाता है। ठीक, तो ये जो क्या कहते हैं, ये वक्ष गुहा है, इसी को चीरते हुए, भेदते हुए इसमें से भोजन को कहां ट्रांसफर करती है? ये हमारे आमाशय में ट्रांसफर करती है। ठीक, तो सबसे पहले भोजन आया मुख गुहा में, फिर ग्रास नली में। ग्रास नली में एक गति होती है, उसका नाम ध्यान रखिएगा, क्रमाकुंचक गति के माध्यम से। उस गति का क्या नाम है? तो उसको कहा जाता है क्रमाकुंचक गति। ठीक, क्रमाकुंचन गति। ठीक, तो क्रमाकुंचन गति क्या होती है? जैसे हम लोग टूथपेस्ट को, जब टूथपेस्ट कम हो जाता है तो क्या करते हैं? पीछे से दाब लगाते हैं तो आगे की तरफ टूथपेस्ट निकलता है। तो कुछ उसी तरीके से जब भोजन जो है इस भाग में जाना शुरू होता है तो पीछे से ये नली सिकुड़ जाती है। ठीक, और सिकुड़ जाती है तो भोजन पर दाब लगाती है, और दाब लगाने से भोजन आसानी से खिसकता जाता है, और खिसकते खिसकते भोजन कहाँ चला जाता है? आमाशय में चला जाता है। तो इस प्रकार की जो गति होती है इस ग्रास नली में, उसको कहते हैं क्रमाकुंचन गति। ठीक, अब भोजन आ चुका है हमारे आमाशय में, और यहाँ पर आप जो पहला ठहराव है भोजन का वो होता है लगभग 3, 3.5 घंटे, 4 घंटे, जैसा आपने भोजन किया है। अगर हल्का भोजन किया है तो लगभग 2.5-3 घंटे भोजन रहता है, और अगर आपने जंक फूड वगैरह खाया है जिसमें ऑयल है, ऑयली है, स्पाइसी भोजन है, ठीक है, तो अगर इस तरीके का खाना खाया हुआ है तो वो थोड़ा सा ज्यादा समय तक रुका रहता है। 3 से 4 घंटे के आसपास भोजन यहाँ पर रुकता है। और यहाँ पर होता क्या है? तो ध्यान से समझिएगा,
आमाशय से निकलता है जठर रस। ठीक, क्या निकलता है भाई? जठर रस। ध्यान दीजिएगा, यहां से निकलता है जठर रस। ठीक, जठर रस निकलता है कहां से? आमाशय से। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, बहुविकल्पी में आपके स्पेशली, कि जठर रस पाचन तंत्र के किस अंग से स्रावित होता है? ऑप्शन में दे देगा आग्नेयाशय से, यकृत से, आमाशय से, या फिर छोटी आंत से। तो आपको क्या ऑप्शन सही करना है? आमाशय से। ठीक, तो जठर रस कहां पर निकलता है? आमाशय में निकलता है। ठीक, और ये जो जठर रस है, इसमें 3 प्रकार के पदार्थ मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जो अलग अलग तरीके से भोजन के पाचन में मदद करते हैं। ठीक, तो वो कौन कौन से 3 पदार्थ हैं? तो वो 3 पदार्थ हैं हमारे, देखिए ये पता सही है। पहला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है कि 4 नंबर में पूछ लेता है कि आमाशय में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है, या आमाशय से निकलने वाला एंजाइम क्या होता है, तथा यह किस पदार्थ का पाचन करता है। ऐसे ऐसे करके अलग अलग तरीके से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जठर रस में जो सबसे पहला होता है, वो होता है हमारा पेप्सिन एंजाइम। ठीक, क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम। ठीक, पहला होता है पेप्सिन एंजाइम। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, HCl अम्ल। ठीक, दूसरा होता है हमारा HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और तीसरा क्या होता है? तो तीसरा होता है श्लेष्मा, म्यूकस जिसको कहते हैं। तो तीसरा जो पदार्थ होता है वो होता है श्लेष्मा। ठीक, श्लेष्मा। तो ये 3 पदार्थ जठर रस में पाए जाते हैं। ठीक, तो क्या पढ़ा हमने कि आमाशय में जो है जठर रस निकलता है, और इस जठर रस में 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। अब इन तीनों पदार्थों का अलग अलग काम है। ठीक, सबसे पहला अगर मैं बात करूं पेप्सिन एंजाइम का, तो ध्यान दीजिएगा, पेप्सिन एंजाइम जो है ये खाने में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करने में मदद करता है। हालांकि ये पूरा पाचन नहीं करता, आधा पाचन यहाँ होता है, आधा पाचन जाकर के छोटी आंत में होता है। ठीक, लेकिन ये जो पेप्सिन एंजाइम है, ये जो सबसे पहली बार प्रोटीन का पाचन करने में मदद करता है। ठीक, तो पहला क्या हो गया? पेप्सिन एंजाइम। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे अच्छा कार्बोहाइड्रेट का पहला पाचन कहाँ शुरू हुआ था, तो अभी मैंने बताया था ना कि लार एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो मुख गुहा में ही शुरू हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का जो पहला पाचन होता है वो कहां पर होता है? आमाशय में। और आमाशय में पाचन कराता कौन है? तो वो है पेप्सिन नाम का एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम जो है वो जटिल प्रोटीन अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है, हालांकि पूरी तरीके से नहीं, आधे तौर पर। ठीक है, मतलब अर्धपाचन करता है। ठीक, तो पहला जो हो गया वो हो गया पेप्सिन एंजाइम। दूसरा क्या है? HCl अम्ल। अच्छा, ये जो पेप्सिन एंजाइम है ना, ये काम करता है अम्लीय माध्यम में। ठीक, तो जो अम्ल रहेगा तभी ये एक्टिव होता है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए, ठीक, ताकि ये प्रोटीन का पाचन कर सके, इसको एक्टिवेट करने के लिए कौन सहायता करता है? तो वो करता है HCl अम्ल। तो ध्यान देना, सब एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। ठीक, तो हमने क्या बताया? पेप्सिन एंजाइम जो है ये तभी एक्टिवेट होता है जब भोजन का माध्यम का हो, अम्लीय हो। लेकिन हम जो भोजन करते हैं वो उदासीन भी हो सकता है, वो क्षारीय प्रकृति का भी हो सकता है, वो अम्लीय प्रकृति का भी हो सकता है। ठीक, तो जरूरी तो है नहीं कि हमेशा हम लोग अम्लीय खाना ही खाएं। तो अगर हमने उदासीन भोजन किया है तो उसको अम्लीय बनाने का काम कौन करता है? HCl अम्ल। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसका pH मान लगभग 1.2 होता है। आप लोग केमिस्ट्री में दूसरे चैप्टर में इसको पढ़ते हैं, अम्ल क्षार लवण में जो है इसका pH मान कितना होता है? लगभग 1.2, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण एक काम और कर देता है। क्या कर देता है भाई? जो हम लोग भोजन वगैरह खाते हैं उसमें जरूरी नहीं कि वो एकदम शुद्ध ही हो, उसमें हो सकता है
क्या कहते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है कवक हो, ठीक है, जो आपके मुंह में चले जा रहे हैं और भविष्य में आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो फिर इनको हटाने का काम कौन करेगा? तो इनको हटाने का काम करेगा HCl अम्ल, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि उनको जला देता है। ठीक, तो भोजन का पूरा जारण कर देता है, जारण क्रिया करता है, जला देता है भोजन को। ठीक, और इस जारण क्रिया के माध्यम से ही जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक, तो HCl के हमने दो काम पढ़ लिए। पहला तो ये पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, दूसरा ये क्या कहते हैं, जो हमने बैक्टीरिया खा लिया है उसको ये मारता है। तीसरा क्या है? श्लेष्मा। अब क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है तो भाई ये आमाशय की दीवारों को भी तो जला सकता है। भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है, 1.2 एसिड अगर आप बाहर से शरीर में डाल दो पूरी त्वचा जल जाएगी आपकी। तो जो शरीर के अंदर ही बन रहा है, क्या ये आमाशय की दीवारों को नहीं जला देगा? बिल्कुल जला देगा। तो इसको फिर न्यूट्रलाइज कौन करता है? तो इसको न्यूट्रलाइज करती है श्लेष्मा, म्यूकस। ठीक, तो श्लेष्मा जो है इसका काम क्या है? तो ये जो है HCl के प्रभाव को कम करती है। ठीक, तो इस तरीके से हमने पूरा जो है आमाशय का काम जो है वो सीख लिया। आमाशय से जठर रस निकला, जठर रस में 3 पदार्थ थे। पेप्सिन, पेप्सिन का काम है क्या करना? प्रोटीन का पाचन शुरू करना। HCl का काम है पेप्सिन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना, साथ ही साथ बैक्टीरिया वगैरह को मारना। और श्लेष्मा का काम है HCl के प्रभाव को कम करना और आमाशय की दीवारों को सुरक्षित करना। ठीक, अब बात करेंगे भोजन आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है, आगे बढ़कर के किस भाग में जाता है? तो आगे बढ़कर के जाता है ग्रहणी में। ठीक, ग्रहणी में ये छोटी आंत का ही एक भाग होता है, तो ग्रहणी में जाता है। और ग्रहणी में ही 2 प्रकार के रस आकर के मिलते हैं। ठीक, जब भोजन आमाशय से ग्रहणी में प्रवेश करता है तो 2 प्रकार के रस यहां पर आकर के मिलते हैं। कौन कौन से रस हैं? तो दोनों रस अलग अलग अंगों से आते हैं। और एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का, बहुविकल्पी में लगभग हर साल किसी ना किसी सेट में पूछा जाता है कि पित्त रस कहां से स्रावित होता है। ठीक, पित्त रस क्या होता है, कहां से स्रावित होता है? बच्चे गलती क्या करते हैं? पित्ताशय लगा देते हैं। ठीक, तो यहां पर ध्यान से समझिएगा। तो ग्रहणी में 2 प्रकार के स्राव। अब यहां पर आप लोगों को एक ये ग्रीन कलर का दिख रहा होगा छोटा सा अंक, और एक ये हल्का सा येलो कलर का दिख रहा होगा। ठीक, देखिए, तो ये जो ग्रीन कलर का है इसको कहा जाता है पित्ताशय। क्या कहा जाता है? पित्ताशय। ये एक थैली नुमा आकृति होती है जो किससे जुड़ी होती है? जो ये जो ऐसा त्रिभुज टाइप का दिख रहा है ना, ये वाला, ये है यकृत। ठीक, हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा मेहनती अंग है। वो कौन है? यकृत। बहुत सारे काम करता है। थोड़ा सा अपनी मदद ये जो है पाचन क्रिया में भी कर देता है। क्या करके? पित्त रस स्रावित करके। ठीक, तो पित्त रस कहां से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। और यकृत से स्रावित होकर के कहां पर इकट्ठा होता है? तो ये जो हरे कलर का जो पार्ट है, सॉरी, तो ये जो हरे कलर का पार्ट है ये वाला, ये है हमारा पित्ताशय। इसी में क्या होता जाता है? इकट्ठा होता जाता है। तो यकृत से स्रावित होता है और पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है। ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए इसमें ग्रीन कलर का ये बना भी हुआ है। जो पित्त रस होता है वो हल्का सा हरे कलर का होता है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये हरे कलर का बना भी हुआ है पित्ताशय। तो पित्ताशय से एक नली निकली होगी, ध्यान से देखिएगा, ये पीछे से आकर के यहाँ ऐसे आकर के इसी ग्रहणी में अपना स्राव छोड़ देती है, यानी कि पित्त रस को छोड़ देती है। ठीक, और ये जो है ये है अग्न्याशय। अच्छा, इन दोनों का नाम मैं लिख दे रहा हूं, तो देखिए ये जो है ये इसका नाम क्या है भाई? तो ये वाला जो अंग है इसको कहा जाता है पित्ताशय। पित्ताशय। ये क्या है भाई? तो ये है हमारा यकृत। ये है यकृत। ठीक, और ये क्या है? तो ये है अग्न्याशय। ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। दूसरा चैप्टर बायो का जब हम लोग पढ़ते हैं ग्रंथियों के बारे में, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। ठीक, तो ये क्या है? ये है अग्न्याशय।
ये वाली जो ग्रंथि है इसका नाम है अग्न्यास है। ठीक, तो ये जो तीनों हैं ये आहार नाल के पार्ट नहीं है, इसीलिए जब मैं आहार नाल पढ़ा रहा था तो मैंने इसको नहीं बताया था। ये आहार, इवन लार ग्रंथ भी आहार नाल का पार्ट नहीं है। ये सब अलग अलग ग्रंथियां हैं जो समय समय पर मदद करती हैं आहार नाल में अपना स्राव छोड़ करके भोजन के पाचन में। ठीक, चलिए, तो पित्ताशय से कौन सा रस आ गया? पित्त रस आ गया। ठीक, और जो ये अग्न्याशय होता है यहां से निकलता है क्या कहते हैं, अग्न्याशयी रस। क्या निकलता है? अग्न्याशयी रस। तो दो प्रकार के रस आकर के कहां इकट्ठा हो जाते हैं? ग्रहणी में, और भोजन में ये मिल जाते हैं। ठीक, भोजन में आकर के क्या करते हैं? मिल जाते हैं। अब इनका काम क्या होता है? तो पित्ताशय से निकला है, यहीं पर मैं वो करते रहा हूं। देखिए, तो पित्ताशय से निकला है पित्त रस। देखिए, पित्ताशय से आया है, यकृत से निकल करके पित्ताशय में इकट्ठा हुआ था, और पित्ताशय से आकर के ग्रहणी में मिला है पित्त रस। ठीक है, पित्त रस। और अग्न्याशय, अग्न्याशय में तीन प्रकार के अग्न्याशयी रस जो निकलता है वहां उसमें तीन प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक, तो अग्न्याशय से कौन निकला है? अग्न्याशयी रस। अग्न्याशयी रस, और इसमें तीन प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक, तीनों का मैं नाम लिख दे रहा हूं। तो देखिए, तीनों का नाम यहां पर लिख दे रहा हूं। पहला है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, दूसरा है लाइपेज, लाइपेज, और तीसरा है एमाइलेज। ये वाला एमाइलेज अलग है, यहाँ पर हाथ जो लार वाला था ये एमाइलेज अलग है, और यहाँ वाला जो एमाइलेज है इसका नाम होता है आंतरीय एमाइलेज। ठीक है, तो लेकिन हम लोग एमाइलेज भी लिखेंगे, एमाइलेज। ठीक, तो क्या बताया मैंने कि यहाँ पर अग्न्याशयी रस जो निकलता है अग्न्याशय से, इसमें तीन प्रकार के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। इन सब का नाम आपको याद करना है क्योंकि आपके ये एनसीईआरटी के सिलेबस का पार्ट है। एनसीईआरटी में सबके बारे में विवरण मिलता है। ठीक, तो देखिए, तो अभी मैंने बताया कि ग्रहणी में ये दोनों रस, अग्न्याशयी रस और पित्त रस आकर के मिल जाएंगे। अब बात करेंगे इनका काम क्या है। ठीक, तो ग्रहणी से भोजन फिर कहा जाएगा? तो ग्रहणी से भोजन जाएगा छोटी आंत में, और छोटी आंत में ही लगभग दो घंटे 3 घंटे के आसपास यहाँ पर भोजन रहेगा, और यहीं पर भोजन का पूर्ण पाचन होता है। सारी पाचन क्रिया जो मुंह से शुरू हुई थी, मुख गुहा से शुरू हुई थी, वो छोटी आंत में आकर के पूरा पाचन क्या हो जाता है? संपन्न हो जाता है। लेकिन क्योंकि अभी तक सारे जो हमने पोषक तत्व खाए हुए थे जिसमें प्रोटीन था, वसा था और कार्बोहाइड्रेट था, इनका अभी पूरा पाचन नहीं हुआ है। थोड़ा थोड़ा पाचन कुछ पार्ट्स में हो चुका है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का कुछ पाचन हो चुका है मुख गुहा में, और प्रोटीन का कुछ पाचन हो चुका है आमाशय में। ठीक, लेकिन अभी क्योंकि पूरा पाचन नहीं हुआ है, तो पूरा पाचन में मदद कौन करेगा? तो यही दोनों रस करेंगे, पित्त रस और अग्न्याशयी रस। अब मैं बताता हूं इस पित्त रस का काम क्या है। तो अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर जो भोजन होता है उसमें कौन मिल जाता है? HCl अम्ल मिल जाता है, और ये जो HCl अम्ल होता है ये भोजन को क्या कर देता है? अम्लीय बना देता है। ठीक, तो भोजन क्योंकि अब क्या हो चुका है? अम्लीय हो चुका है, तो इस अम्लीय भोजन को अब क्या करना है? उदासीन बनाना है। ठीक, भोजन को क्या करना है? उदासीन बनाना है। तो उदासीन बनाने के लिए अम्ल का विरोधी कौन होता है? तो आपने पढ़ा हुआ है कि अम्ल का विरोधी क्षार होता है।
ठीक, केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर में। तो यानी कि अगर कोई क्षारीय पदार्थ आकर के मिल जाए तो ये भोजन को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कि उदासीन बना देगा। तो यही काम करता है हमारा पित्त रस। तो पित्त रस का काम क्या होता है, भोजन को, जो ये अम्लीय भोजन था HCl की वजह से, जो ये ग्रहणी में आता है और आगे चल करके छोटी आंत में जाता है, इसको क्या कर देता है, उदासीन बना देता है और थोड़ा सा क्षारीय भी बना देता है। अच्छा, क्षारीय बनने से मदद क्या मिलती है, तो जैसे ध्यान से समझना, हर चीज को कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपको आसानी होगी याद करने में। जैसे पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए HCl की जरूरत थी, ठीक, उसी तरीके से जो ये लाइपेज नाम का एंजाइम निकल रहा है अग्न्याशयी रस में, ये वसा का पाचन करता है और इसको एक्टिवेट होने के लिए कैसा माध्यम चाहिए, क्षारीय माध्यम चाहिए। ठीक, पेप्सिन को एक्टिवेट होने के लिए अम्लीय माध्यम चाहिए था और लाइपेज को एक्टिवेट होने के लिए क्षारीय माध्यम चाहिए। और ये क्षारीय माध्यम कौन प्रदान करता है, तो ये क्षारीय माध्यम प्रदान करता है हमारा पित्त रस। ठीक, तो पित्त रस का काम क्या पता चल गया, पित्त रस का काम हमको पता चल गया कि यह जो अम्लीय भोजन था उसको उदासीन करके और थोड़ा सा क्षारीय बना देता। क्षारीय बनाने से सहायता क्या होती है, मदद क्या मिलती है, तो क्षारीय बनाने से जो लाइपेज नाम का एंजाइम निकलता है अग्न्याशय से, वो वसा का पूर्ण पाचन कर देता है। ठीक, वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित कर देता है और यही वसीय अम्ल हमारे शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक, तो ये हो गया पित्त रस का काम। अब लाइपेज भी मैंने बता दिया, लाइपेज क्या करेगा, वसा का पाचन करेगा। ये सब मैं बोलता जा रहा हूं, जो भी नोट्स बनाएगा वो सब इसी में लिखते जाना। ठीक, चलिए अब बात करते हैं ये इन दोनों की। तो ट्रिप्सिन जो यहाँ पर पेप्सिन से बचा हुआ प्रोटीन था, अभी मैंने बताया था ना कि पेप्सिन सबसे पहली बार क्या करता है, प्रोटीन का पाचन शुरू करता है, लेकिन पूरा पाचन नहीं करता, आधा पाचन करता है। तो पेप्सिन से जो बचा हुआ प्रोटीन है, उस प्रोटीन का पूर्ण पाचन कौन करता है, ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम। तो ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, तो ये किसके लिए है, ये है प्रोटीन के लिए। ठीक, ये किसके लिए है, ये है प्रोटीन के लिए। ये किसके लिए है, अभी मैंने बताया, ये है वसा के लिए। ठीक, वसा के लिए, फैट के लिए। और ये किसके लिए है, एमाइलेज। तो एमाइलेज जैसे यहाँ पर एमाइलेज लगा था ना यहाँ पर, तो एमाइलेज किसका पाचन कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट का। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर रहा था। ठीक, तो जो ये माल्टोज है उसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा कौन, यहाँ वाला एमाइलेज। ठीक, तो ये भी किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो किसके लिए है ये, कार्बोहाइड्रेट के लिए। भाई मुख्य रूप से यही तीन पदार्थ तो होते हैं हमारे भोजन में, जो भी हम लोग खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, वसा होगा और क्या कहते हैं, प्रोटीन होगा। इन तीनों का पाचन करता है विटामिन, खनिज लवण और जल। ये तीनों डायरेक्ट अवशोषित किए जाते हैं शरीर में, इनकी पाचन क्रिया नहीं होती है। तो जो ये 5-6 प्रकार के पोषक तत्व हैं हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। इनमें से खनिज लवण, विटामिन और जल, इन तीनों, ये तीनों जो है ये डायरेक्ट अवशोषित किए जाते हैं शरीर के द्वारा। और बचे ये 3 पोषक तत्व, कौन कौन, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, इन्हीं के लिए पूरी ये क्रिया होती है। ठीक, तो अलग अलग जगहों पर कैसे कैसे पाचन क्रिया होती है वो मैंने यहाँ पर बता दिया। अब छोटी आंत में ये सारे एंजाइम मिलकर के भोजन का क्या कर देते हैं, पूर्ण पाचन कर देते हैं। और पूर्ण पाचन करने के बाद बनता क्या है, तो पूर्ण पाचन करने के बाद जो प्रोटीन है हमारा, प्रोटीन ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एमिनो अम्ल में, एमिनो अम्ल में। और यही एमिनो अम्ल आगे चल करके हमारे शरीर की वृद्धि करने में मदद करता है। तो जैसे कहते हैं ना, जिसको बॉडी बिल्डिंग मोल्डिंग करनी होती है उसको प्रोटीन खाना चाहिए। तो प्रोटीन में क्या चाहिए हमको, एमिनो अम्ल होता है, यही हमारे शरीर में वृद्धि के लिए मदद करता है। दूसरा क्या था, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट छोटी आंत में जाते जाते परिवर्तित हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में। यही हमारे शरीर को एनर्जी देता है।
जो एनर्जी हमको चाहिए। हम लोगों को जब बीमार उमार पड़ते हैं तो ग्लूकोज ही क्यों चढ़ाया जाता है शरीर में? क्योंकि हमारा शरीर उसी को एक्सेप्ट ही कर सकता है, एनर्जी के लिए उसी पर डिपेंड है। और किस रूप में उसको चाहिए एनर्जी? ग्लूकोज के रूप में। तो यही ग्लूकोज के रूप में जो है हमारा जटिल कार्बोहाइड्रेट पचते पचते ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। और तीसरा क्या था? वसा। वसा, तो वसा किस में परिवर्तित हो गई? वसा परिवर्तित हो गई वसीय अम्ल में। ठीक, वसा किस में परिवर्तित हो गई? वसीय अम्ल में परिवर्तित हो गई। ठीक, तो ये तीनों प्रकार के पदार्थ जो है हमारे, ये तीनों प्रकार के पदार्थ छोटी आंत में आकर के बन जाते हैं। अब ये शिफ्ट होते हैं कहां पर? बड़ी आंत में। ठीक, और बड़ी आंत में ही इनका अवशोषण किया जाता है। शरीर जो है वो अवशोषित करता है। अवशोषित करके जाएंगे कहां? तो ये जो बड़ी आंत है ना, इसी में जैसे मान लो इसकी एक छोटा सा पार्ट में यहाँ पर बनाऊंगा ऐसे, तो इसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे रोए निकले रहते हैं, प्रवर्ग निकले रहते हैं ऐसे पूरी दीवार में। ठीक, इनको दीर्घरोम कहते हैं। तो ये जो दीर्घरोम है यही इन पोषक तत्वों को, ग्लूकोज को, एमिनो अम्ल को और वसीय अम्ल को, इन सब को जो है ये क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? ये अवशोषण की क्रिया जो होती है ये बड़ी आंत में। ये जो छोटा सा भाग निकला हुआ है ये अपेंडिक्स है। ये शरीर का यूजलेस पार्ट है। हालांकि इसमें कुछ यूजफुल बैक्टीरिया ई कोली वगैरह रहते हैं, लेकिन ये अपेंडिक्स है। कभी कभी यही बढ़ जाती है तो पेट में दर्द होता है। ठीक, तो आप ये मत सोचना कि सर ये क्या निकला हुआ है, ये अपेंडिक्स है। पुराने समय में जब हम लोग घास भी खा लेते थे तो उस समय ये क्या कहते हैं हेल्प करती थी सेलुलोज के पाचन में स्पेशली। लेकिन अब क्योंकि हम लोग सेलुलोज वगैरह खाते नहीं है तो ये जो है अब धीरे धीरे छोटी होती होती, अभी भी कुछ बचा हुआ है, धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगी हमारे शरीर से। ठीक, तो अब बड़ी आंत में ही हमने क्या बताया? बड़ी आंत में ही इन पोषक तत्वों का पाचन होता है। ठीक, बड़ी आंत में ही इन पोषक तत्वों का क्या होता है? पाचन होता है। ठीक, चलिए अब बड़ी आंत में सॉरी पाचन कह रहा हूं, अवशोषण होता है। अवशोषण हो जाएगा और साथ में पानी हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? चलिए, तो देखिए, तो बड़ी आंत में ही क्या होगा? इन पोषक तत्वों का अवशोषण होगा और साथ ही साथ अवशोषण के साथ साथ जल अवशोषित होगा और खनिज लवण अवशोषित होगा। ठीक, और यहीं से पाचन की क्रिया लगभग समाप्त हो जाती है। फिर जो अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर के योग्य नहीं है वो चला जाता है, यहीं से ऐसे घूमता हुआ धीरे 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 चला जाता है कहां पर? मलाशय में। और फिर मलाशय से गुदा द्वार के माध्यम से हम लोग समय समय पर इसको बाहर कर देते हैं। ठीक, और इस प्रकार हमारी पूरी पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है। तो जो पाचन क्रिया शुरू हुई थी मुखगुहा से वो होते 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 कहां पर चली जाती है? क्या कहते हैं अंत में मलाशय से संपन्न हो जाती है। ठीक, तो ये हो गया पूरा हमारा पाचन तंत्र। अब बात आती है सब सही है लेते, तो इसमें अगर किसी को भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ अगर कोई सजेशन होगा तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग जो दूसरा तंत्र है जिसको कहते हैं श्वसन तंत्र, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।